Hello everyone. So we are going to finish this chapter today, assessment and return procedures. We are going to start where we left off. We are going to start with section 139.3, which is return of loss. So in the last class we did 139.1, which is return of income. Okay. So today we are going to do return of loss. So what is return of loss? Whenever you have loss in any of the particular head, you file return of loss. ठीक है. हमने लॉस की बात पहले की हुई है कि लॉस कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है. तो बिजनेस में लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, सैलरी में लॉस नहीं होता, अदर सोर्सेज में भी लॉस नहीं होता, और बाकी कैपिटल गेन में लॉस हो सकता है. ठीक है. तो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना है. क्या ये रिटर्न नॉर्मल रिटर्न से कुछ अलग होता है? द आंसर इज नो. दिस इज सेम. इट इज इन दैट पर्टिकुलर रिटर्न ओनली. ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये वाला रिटर्न भरो, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है तो ये वाला रिटर्न भरो. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. द रिटर्न इज द सेम ओनली. देन व्हाई इज इट अ डिफरेंट सेक्शन? कुछ नहीं है इस सेक्शन में, बेसिक चीजें बताई हुई हैं, बहुत सिंपल है. क्विकली वील रीड इट एंड वील अंडरस्टैंड. देयर इज नथिंग, कुछ अलग है नहीं इसमें एक्चुअली. ठीक है ना. दिस सेक्शन ये वैसे ये जितना भी आज हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको वैसे ही पढ़ने के लिए देता, आप अपने पढ़ के भी इसे क्लियर कर सकते थे, बट मुझे पता है आप लोग पढ़ेंगे नहीं और वो कहीं छूट जाए, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ. तो इसीलिए मैं आपको बस रीडिंग कराऊंगा आज, मतलब समझाऊंगा भी ऑब्वियसली जहां भी कुछ समझाने का होगा. तो चलिए आज की क्लास बहुत इजी रहेगी, बस आप सुनते रहिएगा नॉर्मली जैसे सुनते हैं वैसे सुनते रहिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा. मतलब बेसिकली बात ये आज की क्लास में. This section requires assessee to file a return of loss in the same manner as in case of return of income. मैंने आपको बताया. टाइम लिमिट क्या है? 139(1) में जो दी हुई है. तो एक्चुअली रिटर्न ही वही है, कोई नया रिटर्न अलग से रिटर्न तो है नहीं. इट इज द सेम रिटर्न. तो टाइम लिमिट भी वही लगेगी, 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर. राइट. सेक्शन 80. अच्छा, लॉस का रिटर्न भरने के लिए बोलता कौन है? आप याद करेंगे हमने क्लबिंग प्रोविजन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़े थे. तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड ही कब था? ओनली व्हेन यू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस. Only in one case return of loss was not required, that was house property. Otherwise if you have a loss in any other cases you are required to file the return. ठीक है. आपको याद आ गया वो चीज? तो बस वही इस पॉइंट में दी हुई है कि आपको कब भरना रहता है. कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भरना है रिटर्न ऑफ लॉस, अदरवाइज नहीं भरते हम. हाँ, अगर कैरी फॉरवर्ड करने नहीं जाते तो मत भरी, कोई दिक्कत नहीं है. बिजनेस लॉस होगा, अगर स्पेकुलेटिव लॉस होता है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, या फिर कैपिटल गेन में लॉस होता है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस में लॉस होता है, तो उस केस में आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करते हैं. ठीक है ना. Consequently, 139(3) requires the filing of loss of return mandatorily within the time allowed under 139(1) for claiming carry forward of losses. वो कह रहे हैं कि अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉस ऑफ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. वी नो दैट, क्योंकि इसने हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट नहीं किया. ध्यान से देखिए. और हाउस प्रॉपर्टी में ही जरूरी नहीं होता, बाकी अगर किसी भी हेड में अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना. ठीक है. रिटर्न ऑफ इनकम मतलब रिटर्न ऑफ लॉस. However, loss under the head house property under section unabsorbed and depreciation can be carried forward without, even though return of has not been filed. तो वो क्या बोल रहे हैं? अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से लॉस हुआ है तो उस केस में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न ऑफ लॉस जरूरी नहीं. तो ये दिस समथिंग ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो. Return of loss has to be filed by the assessee on his own interest, and non-receipt of a notice from assessing officer require him to file the return of loss can be valid excuse under. ये important नहीं है, तो ये assessee को खुद ही भरना रहता है. बस इतनी सी बात. ठीक है. अब भी मैं बात करूंगा आपसे. ये दोनों तीनों सेक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं these are important. बिलेटेड रिटर्न. बिलेटेड मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है. जैसे आप लोगों ने से किसी ने भी मुझे बर्थडे पर विश नहीं किया, सिर्फ 2-3 लोगों ने विश किया, बस. सबके सब नाराज. सर हमें कैसे पता होना चाहिए आपको बर्थडे. तो अगली बार यू ऑल हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू गिव मी अ कॉम्पनसेटरी गिफ्ट बिकॉज यू डिड नॉट विश मी ऑन माई बर्थडे दिस टाइम. सो नेक्स्ट बर्थडे आई गिव यू माई एड्रेस, यू सेंड मी अ गिफ्ट, अ नाइस गिफ्ट यू सेंड मी. ठीक है. क्योंकि आपने इस बर्थडे पर विश नहीं किया. तो अगर आप रिटर्न फाइल करना भूल गए तो अभी देखिए ऊपर क्या कहा कि 31 जुलाई और 30 सितंबर यही ड्यू डेट्स हैं सर, इसके अलावा कोई ड्यू डेट्स है नहीं. इन पर तो फाइल नहीं किया,
लेकिन दिसंबर 31 दिसंबर के पहले कर दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक भी करोगे तो रिटर्न 139(1) में फाइल नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहां से लेके यहां तक की टाइमलाइन में रिटर्न फाइल करेंगे, इससे पहले करा 139(1), इसके बाद करा और 31 दिसंबर से पहले करा 139(3) 4 सॉरी, इसके बाद भी करा तो 139(4) में रिटर्न फाइल होगा आपका। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिटर्न नहीं कहलाएगा, ओरिजिनल रिटर्न नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बिलेटेड रिटर्न। और इस पर लगेगी सर पेनल्टी, इस पर लगेगी पेनल्टी। तो पेनल्टी और इंटरेस्ट वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये रिटर्न कौन सा होगा? ये रिटर्न 139(4) वाला रिटर्न होगा। Any person who has not furnished a return within the time allowed to him under section 139(1) may furnish the return for any previous year at any time। ये जो दो लिमिट्स दी हैं, यहां तक भर सकते हो। इसके बाद अच्छा, ये लिमिट दी हुई है, वो पेनल्टी का सेक्शन था, उसकी बात नहीं करेंगे, वो पेनल्टी लगानी है, क्योंकि उसने कोई लास्ट डेट नहीं दी। आप समझिए, उसने बोला 31 दिसंबर से पहले करोगे तो 5,000 की पेनल्टी, 31 दिसंबर के बाद करोगे तो 10,000 की पेनल्टी। लेकिन बाद में कब तक कर सकते हैं ये उसने नहीं बताया, कभी भी करो। ये जो सेक्शन है वो आपको बता रहा है कि बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता है। देखते हैं सर कब तक किया जा सकता है। बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 की अगर बात कर रहे हैं, 18-19 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 1920। तो कह रहे हैं 1920 असेसमेंट ईयर के एंड के पहले कर सकते हो, मतलब 31 मार्च 20, इस केस में। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर की अगर बात करें उस केस में बता। और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, देखिए ये क्या बोले, प्रीवियस ईयर 18-19 कब खत्म हुआ? ये प्रीवियस ईयर मार्च 2019 में ये खत्म हो गया था। वो कह रहे हैं आप कब तक रिटर्न भर सकते हैं? मार्च 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। ड्यू डेट क्या है? या तो सर जुलाई होगी या फिर सितंबर 20 होगी, इन दोनों में से कोई एक ड्यू डेट होगी। यहां तक भर दीजिए, नहीं तो फिर यहां तक भी भर सकते हैं। अच्छा, दिसंबर 20 के पहले भर दिया, मतलब दिसंबर 20 से पहले और इन ड्यू डेट्स के बाद इस गैप में भर दिया तो 5,000 की पेनल्टी। इस गैप के यहां से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके यहां तक भरा तो 10,000 की पेनल्टी। बात समझ में आई? लेकिन क्या इस सेक्शन ने ये बता दिया, क्या इस सेक्शन ने ये बता दिया कि इस डेट के बाद अलाउड ही नहीं है? सोच लीजिए, जिस भी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उसके असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है सर। बिलेटेड रिटर्न भी जाएगा तो उसकी भी लिमिट है सर। तो सर दूसरा पॉइंट क्या लिखा था नीचे जो उसके था? उन्होंने कहा था कि उसके पहले अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो वो डेट मानी जाएगी। मतलब आपने तो देखिए रिटर्न नहीं भरा। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे जनवरी, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर सब गलत लिख दिए। ईयर 19, 19, 19 और 20। अब जनवरी 20 में आपने रिटर्न तो अभी तक भरा नहीं है, ठीक है ना? जनवरी 20 में डिपार्टमेंट ने आपका पैन नंबर खोल के डिटेल्स वगैरह देखी और डिपार्टमेंट ने कहा कि यार इसने रिटर्न नहीं भरा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। डिपार्टमेंट ने उठा के आपका असेसमेंट कर दिया। अच्छा, डिपार्टमेंट आपको मौका हमेशा देता है कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप बता दीजिए। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट उठा के, मैंने आपको बताया ना, डिपार्टमेंट उठा के असेसमेंट कर देता है। तो
अगर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर जनवरी 20 को डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दिया तो आप उसके बाद रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट, whichever is earlier, अगर मार्च 20 तक असेसमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले ही डिपार्टमेंट में असेसमेंट कर दिया तो आप फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये तो बचने का तरीका हो गया ना, डिपार्टमेंट ने डेट दी हुई है यहाँ तक कर दीजिए, जुलाई और सितंबर तक, हम सो रहे हैं अभी तक नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट ने उठा के असेसमेंट किया, डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया। अच्छा, डिपार्टमेंट ने तब बोला था कि रिटर्न भर दीजिए, हमने तब भी नहीं भरा। फिर डिपार्टमेंट जब असेसमेंट कर दिया उसके बाद हम रिटर्न भर रहे हैं, नहीं सर, अलाउड ही नहीं। एक बार असेसमेंट हो गया फिर अलाउड नहीं, ठीक है। फिर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है सर। ये हो गई बात क्लियर। आगे चलते हैं। क्या मैं रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ? गलती सबसे हो जाती है। अभी मैंने, मान लीजिए, मैं तो बहुत छोटी सी गलती बता रहा हूँ आपको, मेरी इनकम 10 लाख थी, मैंने गलती से 1 लाख लिख दी, एक जीरो हटा दिया या एक जीरो ऐड कर दिया, या मुझे पता नहीं था 3 लाख रुपए और मिले मुझे साल में, मुझे याद भूल गया मैं, तो क्या मैं रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ? मैंने, हो सकता है रिटर्न में इनकम कम दिखा दी हो, ज्यादा दिखा दी हो, एक्सीडेंटली एक जीरो ज्यादा लगा दिया हो, कम लगा दिया हो, वट एवर द केस माइट बी, तो क्या मैं रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ? यस, यू कैन रिवाइज। लेकिन क्या अनलिमिटेड टाइम होगा? मैंने टाइम पे फाइल कर दिया रिटर्न, अब मैं रिवाइज कर रहा, कभी भी कर सकता हूँ, 7 साल बाद उठा के रिटर्न रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट, ओके। चलिए, तो टाइम लिमिट देखनी है अपने। इफ एनी पर्सन, अच्छा एक और चीज, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, क्या मैं सिर्फ 139 वन वाला रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ या फिर बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज कर सकता हूँ मैं? क्या सिर्फ ये रिटर्न रिवाइज करने देंगे? इसे बोला जाता है ओरिजिनल रिटर्न। इसे बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। तो क्या सिर्फ ये रिटर्न रिवाइज करने देंगे सर, या फिर ये वाला भी अलाउड है रिवाइज करना? तो ये भी देखना होगा, और ड्यू डेट क्या है ये देखना होगा, बस दो चीजें देखनी है। आइए, इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न, अच्छा रिवाइज वही होता है जो फाइल हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होगा कि ओरिजिनल रिटर्न भरा नहीं, रिवाइज रिटर्न भरने चल दिए, ठीक है। गलती तो तब होगी ना जब, मतलब सही तो तब करेंगे किसी चीज को जब गलत किया होगा, कुछ तो करा होना जरूरी है। So there has to be a return which has been filed by you. Only after that you can revise it. तो रिटर्न तो आपने भरा हुआ है सर। Any person have furnished a return under section 139(1) or belated return under section 139(4) discovers, सामने आई उनके, ओमिशन, या तो कुछ रह गया है, छूट गया रिटर्न में लिखना, या फिर कुछ गलत स्टेटमेंट फाइल कर दिया, गलती हो गई, he may furnish a revised return. तो ये भी अलाउड है सर, ये भी अलाउड है, दोनों रिटर्न्स को रिवाइज करना अलाउड है। बिफोर, ड्यू डेट क्या है? बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो वही ड्यू डेट वही है, विच एवर इज अर्ली। तो सेम है, ये दोनों सेक्शन भाई भाई हैं, कुछ इसमें अलग करने का है। चलिए सर आगे चलते हैं। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न। रिटर्न के साथ क्या क्या भरेंगे सर? क्या क्या और पर्टिकुलर्स आपको देने हैं? सिर्फ लिख के दे दिया कि मेरी इतनी सैलरी है, या सिर्फ लिख के दे दिया मेरी इतनी इनकम है, मेरे बिजनेस से इतना प्रॉफिट हुआ, ये काफी है क्या? या कुछ और सपोर्टिंग देनी है? ये बताना है कि कैपिटल गेन इतने का हो गया, बस इतना बोल देना काफी है क्या? डिपार्टमेंट हमारा इतना बोल देने पे बात मान लेगा? हाउस प्रॉपर्टी का इतना रेंट आना है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है नहीं है, क्या है ये? मतलब बताना ही काफी है या कुछ प्रूफ भी देना है? मन में एक ख्याल तो आया होगा एक बार, यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट, और वी आर जस्ट सेइंग दिस। इमेजिन हमने 1 करोड़ का घर भेजा और हम कह रहे हैं कि हमने 90 लाख रुपीस का घर भेज दिया। कुछ भी लिख सकते हो ना, एंड डिपार्टमेंट इज अ थर्ड पर्सन, इज सिटिंग देयर, उसको नहीं पता कि वट एवर फिगर यू हैव रिटन इज राइट और रॉन्ग। सो विल द डिपार्टमेंट डिमांड एनी प्रूफ at the time of filing of return, or will the demand
और विल द डिपार्टमेंट टेक अस और बिलीव अस ऑन आवर ओन वर्ड, हमारी वर्डिंग्स पे, हमारे जो अश्योरेंस है या हमारा डिक्लेरेशन है उस पर बिलीव कर लेगा पहले, बोनाफाइड बिलीव कर लेगा पहले। तो ये देखना, द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द रिटर्न शैल इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस, देखिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द रिटर्न, जो भी रिटर्न का फॉर्म है, इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस, लॉ को पढ़ना सीखेंगे, सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस, लेकिन कुछ ही केसेस में ऐसा मांगेगा, हर केस में नहीं मांगेगा, इतना पहली लाइन से ही पता चल गया। रिक्वायर द असेसी टू फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ, देखिए क्या क्या, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम बताइए, ये नहीं बोल सकते कि वो इनकम एग्जेम्प्ट थी इसलिए बताई नहीं, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट थी इसलिए बताया ही नहीं, बताना पड़ेगा, टैक्स नहीं लगाएंगे हम, बताना पड़ेगा। ये बोल के स्किप नहीं कर सकते कि सर इस पे तो टैक्स लगना ही नहीं था, तो जरूरत ही नहीं है ना, एग्रीकल्चर इनकम है, इस पे टैक्स नहीं लगना, जरूरत ही नहीं है, बताना पड़ेगा। Assets of the prescribed nature and value held by him as beneficial owner or otherwise which is in which he is beneficial, तो कुछ केसेस में आपको कुछ एसेट्स होते हैं वो भी बताने पड़ते हैं कि ये एसेट्स हैं मेरे, ठीक है, ये कौन से होते हैं ये आपको नहीं याद करना, ये इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म में अपने आप लिख के आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, उसमें लिखा रहता है अगर आपकी टोटल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की है तो आप यहाँ पर लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, एड्रेस बताइए, सब कुछ आ जाता है। अगर आपके पास 1 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है तो आप बताइए, इस टाइप से दिए रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हिज बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम, आपके जितने बैंक अकाउंट हैं या जो आपके एक्टिव बैंक अकाउंट है वो आपको डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है, सारे जितने बैंक अकाउंट होंगे वो सारे देने पड़ेंगे। कल को गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपके पास कितना पैसा आया एक नंबर में, तो ऐसे ही उनको पता रहता है इतने बैंक अकाउंट, जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसकी डिटेल देनी पड़ती है। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जो लिमिट से बाहर था, लिमिट से बाहर मतलब डिपार्टमेंट ने एक लिमिट दी हुई है, उस लिमिट का मतलब ये नहीं है कि उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने इतना से ज्यादा का एक्सपेंडिचर किया है। वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स क्या है ये आपके कोर्स में नहीं, ठीक। सच अदर आउटगोइंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक इनकम टैक्स या फिर सारे टैक्स लॉ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि प्रिस्क्राइब कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी, कर भी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें समझ आ गया कि ये चीजें और बतानी, मतलब इनकम एग्जेम्प्ट इनकम को बताना जरूरी है, भले ही उस पर टैक्स नहीं लगता। कुछ एसेट्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिमिट्स को एक्सीड करके आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है, जो इनकम टैक्स ने लिमिट रखी है, इन सब से क्या होता है, उनके लिए इजी हो जाता है आपको स्क्रूटनाइज करना। चलिए, तो अभी तो सर ऐसा आपके मन में ख्याल होगा, सर हम तो यहाँ सोच रहे थे यहाँ पर लिखा होगा कि आपको बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस टाइप की चीजें फर्निश करनी। आइए दोस्तों, particulars to be furnished with the return in case of assessee engaged in PGBP, अगर कोई ऐसी पीजीबीपी में एंगेज है तो उसके लिए क्या क्या है वो अलग से है, तो ये तो नॉर्मल लोगों के लिए था सर, पीजीबीपी वालों का तो अभी आ रहा है। आइए, प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न शैल इन द केस ऑफ एन assessee engaged in my PGBP also required to furnish, मतलब ऊपर का वाला क्लॉज तो लगेगा ही, ये क्लॉज और लगेगा। अब सर अगर किसी पर्सन का ऑडिट हो रहा है बिजनेस का, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी रिटर्न के साथ, जाहिर सी बात है ना। रिपोर्ट ऑफ एनी ऑडिट रेफर्ड टू इन सेक्शन 44A, particulars of the location and style of the principal place where he carries on the business or profession, मतलब एड्रेस और टाइप ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है सर, माइनिंग का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, रिटेल है, होलसेल है, क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स वो भी आपको बताना। इफ ही इज अ मेंबर ऑन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अगर कोई मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है
तो पार्टनर्स की डिटेल दे दीजिए। अगर एओपी या बीओआई है तो पर्सन और इंडिविजुअल्स की डिटेल दे दीजिए बस, और उनका शेयर बता दीजिए, शेयर कितना है सारे पार्टनर्स का, ठीक है ना। तो पूरी डिटेल जाती है। अगर एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसमें 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर्स के नाम जाएंगे, पैन नंबर जाएंगे, सब डिटेल जाएगी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जाएगा, इसका 50%, इसका 20%, इसका 10%, ऐसे करके, ठीक है। दोस्तों इसका नाम कुछ और है। इस सेक्शन में क्या होगा देखते हैं। अंडर दिस सेक्शन असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कॉल अपॉन असेसी टू रेक्टिफाई अ डिफेक्टिव रिटर्न। अब क्या होता है, कई बार आपने रिटर्न भरा और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि आपने जो रिटर्न भरा है वो सही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो आपको बुला सकता है और आपसे वो रिटर्न रेक्टिफाई करने के लिए बोल सकता है। इसकी हेडिंग में चेंज कर दूंगा नोट्स में, बाय मिस्टेक ये हो गया था। 139.9 इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफेक्टिव रिटर्न, थोड़ी सी बात इस पे करेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न होता क्या है। सर मैंने कोई रिटर्न फाइल किया, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ये भी बात करेंगे डिटेल में कि कब कब रिटर्न डिफेक्टिव होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको बोला गया है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर्स के नाम दीजिए, सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीजिए। आपको बोला गया है कि अगर आप पीजीबीपी में बिजनेस में डील कर रहे हैं तो, और अगर आपका ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट फाइल कीजिए रिटर्न के साथ। आपने नहीं की, आपने नहीं की, तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि भाई ऐसे में आपका असेसमेंट नहीं हो सकता, आपका रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपका रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप इस रिटर्न का जो डिफेक्ट है उसे रेक्टिफाई कीजिए। ऐसा नहीं हुआ कि डिफेक्टिव रिटर्न डिक्लेयर कर दिया भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो आपको बताएंगे, पहली बात तो असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा दैट योर रिटर्न हैज बीन फाउंड टू बी डिफेक्टिव, काइंडली रेक्टिफाई द डिफेक्ट, वो डिफेक्ट भी बताएगा आपको, ठीक है। तो आपको वो एक टाइम देगा कि इस टाइम फ्रेम में आपका रिटर्न आपको रेक्टिफाई करके बता, ठीक है, सिंपल है। चलो, अंडर दिस सेक्शन असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर, उसके पास पावर है और आपको वो करना पड़ेगा पूरा, अगर नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके रेपरकशंस होंगे। To call upon the assessee to rectify a defect, oh sorry, rectify a defective return, ठीक है। अब कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, वो बातें करते हैं अपन, ठीक है ना। कितना टाइम देगा असेसी, वो सॉरी असेसिंग ऑफिसर कितना टाइम देगा रिटर्न को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। 139.9 इंपॉर्टेंट है सर सेक्शन, प्लीज याद रखेंगे। Where the assessing officer considers the return of income furnished by the assessee is defective, he may intimate the defect. Intimate the defect मतलब defect भी बताएगा कि क्या है, and give him an opportunity, आपको मौका देगा rectify the defect within a period of 15 days from the intimation। जब से उसने आपको बताया उससे 15 दिन का टाइम आपको दिया कि आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। दिस 15 days टाइम कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड भी कर सकता है। आप असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं कि सर
आपने जो डिफेक्ट दिया है वो हमें समझ आ गया है क्या डिफेक्ट है, बट हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहीं से गैदर करनी पड़ेगी, बैंक से स्टेटमेंट मंगाने पड़ेंगे, हमारे वेंडर से हमें इन्फॉर्मेशन मंगानी पड़ेगी, तब जाके हम ये डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो प्लीज ग्रांट अस सम मोर टाइम। तो असेसिंग ऑफिसर आपको टाइम दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, आपको सर मौका दिया गया कि ये गलती हो गई है, गलती बताई गई कि ये आपसे गलती हो गई है और आप इसे प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए, और आपने उसे रेक्टिफाई नहीं किया, उस केस में क्या हो? या आपने रेक्टिफाई तो किया लेकिन जो टाइम लिमिट थी वो निकल गई, तब आपका लेटर पहुंच रहा है या तब आपका डिफेक्ट रेक्टिफाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस रिटर्न को इनवैलिड मान दिया जाता है। इनवैलिड मान लिया जाता है। तो व्हाट इज इनवैलिड रिटर्न? व्हाट इज इनवैलिड रिटर्न? दोस्तों इनवैलिड रिटर्न मतलब ऐसा मान लेंगे कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, ऐसा मान लेंगे कि आपने रिटर्न फाइल किया ही, इट विल बी कंसिडर्ड रिटर्न हैज नॉट बीन, ऐसा मान लिया जाएगा कि रिटर्न फाइल किया है। ठीक है। वेयर हाउएवर असेसी रेक्टिफाइज, अच्छा अगर रेक्टिफाई कर दिया डिफेक्ट तो क्या होगा? ठीक है, उसकी बात करते हैं। रेक्टिफाइज द डिफेक्ट एक्सपायरी के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, या फिर अगर टाइम एक्सटेंड कर दिया था उसके बाद आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई किया, बट बिफोर असेसमेंट इज मेड। मतलब देखो, 1 जनवरी को मेरे पास नोटिस आया कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, आप इसे रेक्टिफाई कर दीजिए, हम आपको 15 डेज का टाइम दे रहे हैं, 15 जनवरी तक। मैंने कहा सर प्लीज इस टाइम को बढ़ा दीजिए, आई विल नीड सम मोर टाइम, गिव मी 10 एक्स्ट्रा डेज। उन्होंने कहा ठीक है, वी आर ग्रांटिंग यू 10 एक्स्ट्रा डेज, नाउ यू हैव टू सबमिट योर रिप्लाई टिल 25 जनवरी। ठीक है सर, वेरी नाइस। मैंने अपना रिप्लाई 25 जनवरी को नहीं दे पाया किसी रीजन से, मैंने अपना रिप्लाई दिया 30 जनवरी। किस्मत की बात यह है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ने मेरा असेसमेंट करा। देखिए डिपार्टमेंट वेट नहीं करता, अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया डिपार्टमेंट विल गो अहेड एंड डू योर असेसमेंट। असेसमेंट कर देगा आपका, असेसमेंट मतलब चेक कर देगा रिटर्न को जैसे उसको समझ आएगा, इधर उधर से जो भी इंफॉर्मेशन उसको सही लगेगी उस हिसाब से असेसमेंट कर देगा, डिमांड निकाल देगा, इंटरेस्ट लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा। डर गए? गुड। तो आपने रिप्लाई कब दिया? 30 जनवरी, और डिपार्टमेंट ने आपका असेसमेंट कब किया था? 15 फेब। मतलब आपने जो आपको टाइम फ्रेम दिया था और असेसमेंट होने के, कंप्लीट होने के बीच में रिप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब असेसमेंट हुआ नहीं था कंप्लीट, उसके पहले आपने रिप्लाई कर दिया। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका जो डिले था उसे कंडोन कर दे। ही कैन कंडोन द डिले। कंडोन मतलब आपका ये रिप्लाई वैलिड मान दे, उसके पास पावर होती है, लेकिन उसके पास पावर है, उसकी मर्जी है तो मानेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं मानेगा। ही मे, लॉ में देखिए क्या लिखा है, बट बिफोर असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर कैन कंडोन द डिले। शैल या शुड नहीं लिखा, कैन कंडोन द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज अ वैलिड रिटर्न। उसके पास उसकी मर्जी है। तो आपसे बोला था, आपको टाइम दिया था, 25 दिन का टाइम दिया था, आप उसमें कर देते, आपने नहीं करा। अच्छा, अगर आपका रिप्लाई 20th फेब को पहुंचा डिपार्टमेंट के पास, तो सर कोई चांस ही नहीं है कि आपके रिप्लाई को कंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि असेसमेंट पूरा हो चुका है। The assessment has been completed by the department. There is no chance, there is absolutely no chance that your reply to the defective return will be considered by the department. There is no law for it. ठीक है,
अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो भी नहीं कर सकता सर, ठीक है। आइए, क्योंकि असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। सर सब बता दिया आपने, ये हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। रिटर्न को डिफेक्टिव कब मानोगे? रिटर्न को डिफेक्टिव कब मानोगे ये तो बताओ। Return of income shall be regarded as defective unless all the following conditions are fulfilled। मतलब ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो रिटर्न डिफेक्टिव नहीं मानेंगे, अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसे फुलफिल करना पड़ेगा रिटर्न को वैलिड बनाने। तो सर जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारे रीजंस हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। आइए, सर अगर कोई एनेक्जर स्टेटमेंट या कॉलम आपको फिल करना था और जो कि रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है और आपने वो फिल नहीं किया, ये क्या है, इसको नेगेटिव उसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिस्ट किसकी दी है कि ये सारे कंप्लायंसेस आपको करने हैं, तो इनमें से अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हमारा रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। अब उन्होंने बोला कि आपको एक बैंक स्टेटमेंट, मान लेते हैं बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है इस पीरियड से इस पीरियड तक का, आपने वो अटैच नहीं किया, आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा एनेक्शियर में आपको ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी है, आपने नहीं किया, आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। एक कॉलम था वो आपको फिल करना था, अगर आपने वो फिल नहीं किया तो वो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, ठीक है। द रिटर्न ऑफ इनकम इज अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग, नेमली ये सारा आपको अकम्पनी करना है, मतलब उसके साथ अटैच करना है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने कुछ भी अटैच नहीं किया या साथ में अकम्पनी नहीं की है ये सब चीजें तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। देखते हैं क्या क्या है। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न। एक कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स आता है जो आपको खुद ही कॉम्प्यूट करके भरना होता है, वो अगर आपने नहीं करा तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB अगर आपने फर्निश नहीं की तो रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, ठीक। प्रूफ रिगार्डिंग द टैक्स इफ एनी क्लेम टू हैव बीन डिडक्टेड। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा कुछ टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है हमारे एम्प्लॉयर ने तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि हमने एडवांस टैक्स जमा कराया था तो उसका सर चालान नंबर बताइए, वो चालान नंबर आपको डालना पड़ेगा। जिस एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उसका टैन नंबर, अभी आपको ये सब नहीं पता लेकिन मैं बता दूंगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर में टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स करेंगे तब आपको सारी चीजें बता दूंगा, बट अभी आपको ये समझना है कि टैन नंबर होना चाहिए कि इस पर्सन ने हमारा इतना टीडीएस काटा, इस पर्सन ने हमारा इतना टीडीएस, इस पर्सन ने इतना टीडीएस। तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, साथ में कंपनी करनी पड़ेंगी। एक कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम है, अगर उसमें आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें पढ़नी पड़ेगी। वेयर रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय द असेसी, 44AA में बोला हुआ है कि रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और वो कब मेंटेन करनी है ये भी बताया हुआ है वहां पर, ठीक है। तो अगर आपने बनाई हुई है तो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर है तो, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग नहीं है सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं तो पीएनएल होगा, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स आपको देने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था पीएल और बैलेंस शीट की तो बात ही नहीं हुई, तो सर यहाँ पर हो गई। अगर ये नहीं, अगर बनाना जरूरी है और बनाए हैं और अटैच नहीं किए तो डिफेक्टिव मान लिया जाएगा रिटर्न, ठीक है। द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर पार्टनर्स एंड मेंबर्स, पर्सनल अकाउंट भी आपको देने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट से क्या मतलब है, कैपिटल अकाउंट। जहां पर आपका ऑडिट हुआ है सर, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ इतना याद करने वाला नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। जहां अगर आपका ऑडिट हुआ है तो इट शुड बी ऑडिटेड, मतलब अगर आपका पीएनएल और बैलेंस शीट ऑडिट हुई है तो ऑडिटर के साइन होते हैं सर उस पर। एक ऑडिट रिपोर्ट अलग से आती है और एक पीएनएल बैलेंस शीट पर ऑडिटर सीए साइन करके देता है, सील लगाकर देखता है दैट योर अकाउंट्स, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। तो आपको, अगर आपका ऑडिट हुआ है तो आपको ऑडिटेड पीएल एंड बैलेंस शीट अपलोड करनी है, बिना उसकी नहीं चलेगा, बिना साइन की आपने अपलोड कर दी तो नहीं चलेगा,
ठीक है ना। तो ऑडिटेड मैंडेटरी हो जाता है, ऑडिटेड अपलोड करनी है। और साथ में ऑडिटर्स रिपोर्ट एक अलग होती है, वो ऑडिटर्स रिपोर्ट और आपको अपलोड करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, साइंड एंड सील्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, बोथ ऑफ दीज यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू अपलोड। अगर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 148 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है किसी कंपनी को, तो उस कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी, अगर जरूरी नहीं है लॉ के अंदर कि आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, तो उस केस में क्या होगा सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना अमाउंट ऑफ टर्नओवर बताना है, ग्रॉस रिसीट्स बतानी है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, अपने एक्सपेंसेस बताने हैं, अपना नेट प्रॉफिट बताना है, और इसके बेसिस पर आपको अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है, और कुछ चीजें की डिटेल और देनी है, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस, बस। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपलोड कर दीजिए। अगर बाय लॉ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है तो फिर ये सारी चीजें दे दीजिए, इनसे ही काम चल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन दे दीजिए। You do not need to prepare a particular set of balance sheets or statements of P&L, cash flow statement. Don't need to do that. You just give us some information. You give us your cash balance at the end of the year. 31st मार्च को कैश बैलेंस कितना था, स्टॉक इन ट्रेड कितना था, सन्ड्री डेटर्स कितना था, क्रेडिटर्स कितना था, ये सारी चीजें बता दीजिए। तो ये बैलेंस शीट के आइटम ही तो है सर। बैंक बैलेंस क्यों नहीं मांगा वो हम पता लगा लेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस भी मांगते हैं वैसे। क्यों मांग रहे हैं ये सब, ये साथ में अभी क्यों मांग रहे हैं सर? कल को जब जाके डिपार्टमेंट चेकिंग करे तो आप ये ना कह दें कि अरे नहीं नहीं कैश बैलेंस 1 लाख नहीं, डिपार्टमेंट कहते हैं हाँ इतनी इनकम है, ये है वो है, आपके पास तो 5 लाख का कैश होना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ हाँ 5 लाख का कैश है ना मेरे पास, ये लीजिए देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट होगी या आपका रिटर्न होगा, उसमें लिखा हुआ 1 लाख का ही कैश है, डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा कि आपने टैक्स की चोरी किया, आपने डिस्क्लोज नहीं किया फैक्ट। तो दैट इज वाई दे आर रिक्वायरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। कल को आप पलट ना जाए, आप चेंज ना कर दें अपने स्टेटमेंट की नहीं 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 नहीं, सब दिखाया हुआ है। डिपार्टमेंट कहेगा बैलेंस शीट लाओ, बैलेंस शीट हमने चेंज कर दिया, सब सब जैसा डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन है सबको इनकॉर्पोरेट करके बैलेंस शीट दे दी डिपार्टमेंट को। इसलिए डिपार्टमेंट पहले से ही बैलेंस शीट मांग लेता है, पीएनएल पहले से ही मांग लेता है, आप बाद में जाके उसको चेंज ना कर पाओ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पैन और आधार की। पैन आधार की बात करते हैं, बताइए ये बातें हम कर रहे हैं कैसा लगेगा बताइए। पैन होता क्या है सर? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर, सेक्शन 139A। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस करना है क्योंकि कोर्स में आपको कुछ ज्यादा एक्सटेंसिवली दिया है, इसलिए करना पड़ेगा सर। सर ये क्या होता है? अब एक बात बताइए, अब मैं किसी पर्सन को रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। आपके क्लास में या आपके कहीं भी इंस्टीट्यूट में आपको एक रोल नंबर मिलता है या आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ ICSI हो या ICAI हो। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत क्या थी? आपका नाम काफी था क्या? आपका नाम ही तो काफी था। अब मैं बोलूं आकाश बंसल के नाम से मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अरे इंडिया में हजारों आकाश बंसल होंगे यार, how will you identify it as me? So that has to be done with a unique combination of alpha numeric characters. इसी को हमने बोला पैन, इसी को हमने बोला पैन। तो अब पैन देखेंगे किस किस को। आप लोगों के पैन बने हुए हैं क्या सर? आप मुझे बताएंगे आप लोगों के पैन बने हुए हैं या नहीं बने हुए? आपको नहीं पता? अब देख लेना आपको पैन बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। ये जो सेक्शन हम करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा आपका पैन बनवाना मैंडेटरी है या नहीं है। बताइए, ये पैन के ही चलता जा रहा है, इतना लंबा है पैन का सेक्शन, ठीक है। आइए ओ Subsection 1 requires the following person mentioned in column 2. Column 2 ये है आपका, who have not been allotted a PAN to apply to assessing officer within the time limit of column 3. मतलब यहाँ पे बंदों का नाम बता दिया, बंदों का सिचुएशन बता दी that you have to apply for PAN, और ये बता दिया कि ये टाइम लिमिट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए
every person is total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under this act previous year exceeds minimum amount which is not chargeable to tax. अगर आपकी इनकम सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. कब तक? बिफोर 31st May of the assessment year to which such income is assessable. प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर का 31st May तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जुलाई या फिर सितंबर तक तो क्या आ जाएगा सर, ड्यू डेट आ जाएगा रिटर्न फाइल करने का. तो 31st May को आप अप्लाई कीजिए पैन के लिए, 15 डेज में पैन बन के आ जाएगा और फिर आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ठीक है, और देखते हैं किस किस को अप्लाई करना है. एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन जिसकी टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर. अगर आपको लगता है, अगर आप बिजनेस करने गए हैं या कोई प्रोफेशनल है और आपको लगता है कि आपका जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है वो 5 लाख से ज्यादा होने वाला है इस प्रीवियस ईयर में, तो आप पहले से ही पैन के लिए अप्लाई कर दीजिए बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. मतलब क्योंकि लाइकली लिखा है, अगर मुझे जनवरी में लग रहा है, जनवरी 19 में लग रहा है कि मेरा टर्नओवर हो गया 4.5 लाख का, अभी भी 2-3 महीने बचे हुए हैं, so this turnover might cross 5 lakh rupees, so I need to apply PAN before 31st March 19. Every person being a resident other than individual which enters into a financial transaction of an amount aggregating to 2.5 lakh or more in a financial year. इंडिविजुअल के अलावा अगर फर्म है, कंपनी है, कुछ भी है, 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, सब कुछ मिला के पूरे साल में, आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. कब तक? 31st May of the following financial year. Every person who is MD, director, partner, trustee, author, founder, karta, chief executive officer, principal officer or office bearer of any person referred in 4 above or any person competent to act on behalf of such person in 1, 2, 3 above. तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जैसे इस फर्म की या कोई भी कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, इन सबको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, बिफोर 31st May. तो ये डेट है, इसमें अब कुछ है नहीं इतना, मैं क्या आपको बताऊं. ठीक है, पैन जो होता है सर वो 10 डिजिट्स का होता है. इट इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं. ठीक है. फर्दर, फॉर वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, एवरी पर्सन हु हैज बीन नॉट बीन अलॉटेड पैन and intends to enter into such transaction as may be prescribed by CBDT is also required to apply for PAN on assessment. मतलब अगर ऊपर के हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई करे हुए हैं, अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं आप, तो आपको पैन अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा. अब देखेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को जिनको टैक्स पे करना है इस एक्ट में, उन्हें मैंडेटरी कर दिया है कि आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगला, फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल और फॉर रेलेवेंट टू द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई एनी क्लास और पर्सन जिसको पैन अप्लाई करना पड़े. असेसिंग ऑफिसर हो सकता है आपसे बोले कि आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हुए मुझे जरूरी लग रहा है कि आप पैन के लिए अप्लाई करें, तो वो आपको बोल सकता है पैन के लिए अप्लाई करने के लिए. ठीक है, चलिए. पैन कंप्राइजेस ऑफ 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया. Quoting the PAN is mandatory in all documents pertaining to the following prescribed transaction. सर ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना. सर पैन है हमारे पास, लेकिन आपने देखा होगा पैन, अभी तक मैंने आपको क्या यूज बताया, आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे पैन में. ठीक है, अपना रिटर्न फाइल करेंगे.
लेकिन अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए या फिर टैक्स का इवेजन रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन लिस्ट कर दिए कि अगर आप ये काम करते हैं तो अपना चुपचाप पैन नंबर दे देना, अपना पैन नंबर उसे बता देना। अगर आप कोई गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, कोई व्हीकल, मोटर व्हीकल खरीद के ला रहे हैं, आप अपना पैन उस सेलर को दे देंगे सर। पैन दे देंगे मतलब पैन कार्ड नहीं दे देंगे, पैन नंबर बताएंगे उसे। ये क्यों किया? अब कल को डिपार्टमेंट को पकड़ना है कि टैक्स की चोरी किसने की, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बैंक से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि इतना ज्यादा 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट एक दिन में किसने किसने कराया, उसकी लिस्ट दे दो। अब लिस्ट आ गई, आकाश बंसल ने कराया, इसने कराया, उसने कराया, 5-6 लोगों के नाम आ गए। अब नाम से कहाँ ढूंढते फिरेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम से थोड़ी ना ढूंढ सकता है, देयर आर मल्टीपल पीपल विद द सेम नेम। तो बैंक को बोल दिया अगर कोई इस लिमिट से ऊपर का ट्रांजेक्शन करता है एक बार में, एक दिन में या एक दिन में करता है, उसका पैन जरूर ले लेना, अदरवाइज अलाउ ही मत करना उसे ट्रांजेक्शन करने। ऑटोमोबाइल वालों को बोल दिया, डीलर्स को बोल दिया, अगर कोई पर्सन आपके पास आता है गाड़ी खरीदने के लिए, बिना पैन नंबर लिए, बिना पैन नंबर की इंफॉर्मेशन नोट की उसे गाड़ी मत देना। क्योंकि कल को जब हम आपसे डेटा मांगने आएंगे कि किस किसने गाड़ी खरीदी इस साल, तो आप हमसे ये ना बोल सको कि सर हमने तो पैन दिया ही नहीं। 50,000 से ऊपर की अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो ज्वेलर्स को बोला हुआ है बिना पैन नंबर लिए उससे ज्वेलरी नहीं बेच सकते आप। अगर हमें पता चल गया तो हम आपको पनिश कर देंगे अगर आपने बिना उसका पैन नंबर लिए उसको ज्वेलरी दे दी। तो ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको इंटेंट बता दिया, मैंने आपको इंटेंट बता दिया, इंटेंट क्या है यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही आप रेडार में आ जाएंगे, आपके हमारा पता चल जाएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद हम अपनी स्क्रूटनी, डिपार्टमेंट अपनी स्क्रूटनी चालू कर सकता है। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि यस इस पर्सन ने ये काम किया है, तो क्या इसके पास इतना पैसा था ये काम करने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखेंगे कब? जब उसके कहीं ट्रांजेक्शन नोट तो होगा, एक ट्रेल तो बनेगी, प्रूफ तो होगा हमारे पास कि हाँ आपने गाड़ी खरीदी, आपने हाँ 10 लाख का आपने ज्वेलरी खरीदी है सर, पैसा कहाँ से आया अब ये बताओ। अब मान लीजिए, सोचिए कि कैसे ट्रैकिंग हो गई सब कुछ। वो कोई पर्सन है रिटर्न ऑफ इनकम कभी नहीं भर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, एक दिन वो ज्वेलरी है उनकी, घर में कोई शादी वगैरह होगी, वो ज्वेलरी खरीदने का, उन्होंने 50 लाख की ज्वेलरी खरीदी सर, 50 लाख रुपीज, और वो खरीद के ले आए उन्होंने, सब शादी वादी हो गई, एवरीथिंग इज डन, डिपार्टमेंट को भी खबर नहीं, आपको भी कुछ नहीं। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, when they went to purchase the jewelry, the jeweler told them that I need to know your PAN. If you don't tell me your PAN, I will not give you I will not give you the jewelry. I am not allowed to do it, sir. तो उसने वो पैन नंबर दिया और वो ले गया। अब उसे पता नहीं था क्या हो जाएगा। साल के एंड में डिपार्टमेंट उस सारे जूलर्स के पास उन्होंने बोला कि आपके यहाँ किस किस से कितनी कितनी ज्वेलरी खरीदी है, आप हमें डिटेल्स दीजिए। अब उसमें जो मिस्टर ए थे, जो अपना चुपचाप से पैन देके चले गए, उनको लगा कुछ नहीं होगा, उसकी भी डिटेल आ गई। उनकी भी डिटेल आ गई। ठीक है सर। अब डिपार्टमेंट ने देखा कि इनके पास 50 लाख रुपए है आज तक, जो ये खरीद रहे हैं ज्वेलरी। डिपार्टमेंट ने देखा आज तक कभी रिटर्न ही नहीं भरा। डिपार्टमेंट ने सीधा नोटिस भेजा कि हमें पता चला है that you have purchased jewelry worth rupees 50 lakh rupees from such and such dealer. We have also found that you in the previous 10 years you have not filed any return of income. The department assumes that your income for every financial year for the last 10 years would be less than 2.5 lakh rupees. Only then you were not required to file the return. On such assumption being made, the department is unable to understand how you could make such a high value transaction. So kindly tell us, we are giving you an opportunity to tell us where this sum of money came from. Kindly tell us the source of this income, and why have you not filed the returns in the last 10 years if you have such a high source of income. If not,
such income will be considered as undisclosed income and will be liable to a high rate of tax. ऐसे करके आवाज के आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। तो देख रहे हैं, जरा सा एक पैन नंबर देने से सिनेरियो चेंज हो गया, सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज्ड। तो लेट अस सी दोस्तों कि कब कब आपको पैन नंबर रिक्वायर्ड होगा। इन ऑल द रिटर्न्स टू और करस्पॉन्डेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटी। कभी भी आप लेटर एक्सचेंज करते हैं, डिपार्टमेंट से लेटर भेजते हैं, मंगवाते हैं, कुछ भी होता है तो पैन नंबर डालना जरूरी है। कोई भी चालान भरते हैं, टैक्स भरते हैं, अगर चालान के थ्रू भरा जाता है उसमें पैन नंबर डालना जरूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो कि सीबीडीटी या फिर डिपार्टमेंट से आपने किया, उस पर पैन नंबर डालना जरूरी है। अब कुछ देखते हैं, कुछ चीजें हैं जिस पर आपको पैन नंबर मैंडेटरी कर दिया। क्या? सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल अदर देन टू व्हील व्हीकल, मतलब फोर व्हीलर अगर आपने खरीदी तो उस सारे ट्रांजेक्शन पे पैन देना मैंडेटरी है। बिना पैन के खरीद नहीं सकते सर। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट रेफर्ड टू इन सेक्शन दिस। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ठीक है, टाइम डिपॉजिट खुलवा रहे हैं तब ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अकाउंट आप खुलवाते हैं बैंक से तो आपको बैंक पैन नंबर देना जरूरी है। ठीक है? अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करते हैं, आप प्लीज इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपको फिर दोबारा पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें दी, तो उस पर आपको पैन नंबर देना जरूरी है। ठीक है? अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बिना पैन के आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए तो उस पर पैन मैंडेटरी है, और पता तो चले डिपार्टमेंट को कि हाँ आपने इतनी अर्निंग की ट्रेडिंग से इस साल में। ठीक है? डिपार्टमेंट को पता चलेगा। पेमेंट टू अ होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम। अगर आप होटल जाते हैं, होटल में आप बिल का पेमेंट करते हैं, तो अब सर इसमें तो सर गलत बात है, हमने तो होटल में हमने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, मानिए आपकी बात, हमने कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी नहीं खरीदी अभी तक मतलब फोर व्हीलर भी नहीं खरीदी, लेकिन हमने होटल में बिल का पेमेंट जरूर किया है सर, हमने होटल में बिल का पेमेंट जरूर किया है, लेकिन हमसे तो कभी पैन ना मांगा सर। सर ये देखिए, पेमेंट इन कैश अगर करेंगे और वो भी 50,000 से ज्यादा का, तब पैन मांगेंगे आपसे। मतलब अगर आप 2 लाख का पेमेंट बैंक के थ्रू कर देते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस कर देते हैं या मनी ट्रांसफर बैंक के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैश में पेमेंट किया 50,000 से ऊपर का, पैन देना पड़ेगा। समझ गए? पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम। 50,000 से ज्यादा की फॉरेन करेंसी अगर खरीदी आपने एक जगह से एक टाइम पर, तो आपको पैन देना पड़ेगा। ठीक है? पेमेंट टू म्यूचुअल फंड परचेज ऑफ इट्स यूनिट। अगर 50,000 से ज्यादा के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए पैन देना पड़ेगा। पेमेंट टू अ कंपनी इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इशूड बाय इट। अगर 50,000 से ऊपर के बॉन्ड्स डिवेंचर्स खरीदते हैं तो उसके लिए पैन देना पड़ेगा। आरबीआई को पेमेंट कर रहे हैं बॉन्ड खरीदने के लिए, 50,000 से ऊपर के हैं, उसके लिए पैन देना पड़ेगा। अगर बैंक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, यू आर डिपॉजिटिंग एनी अमाउंट इन द बैंक, और वो एक दिन में आपने 50,000 से ऊपर का, कभी भी आप बैंक जाके देख लेना, 60,000 रुपीज ले जाना और कहना कि डिपॉजिट कर दो, वो डिपॉजिट नहीं करेगा किसी भी बैंक अकाउंट। आपसे बोलेगा आप अपना पैन नंबर दीजिए सर, और अगर आपने पैन नंबर मना कर दिया तो वो डिपॉजिट ही नहीं करेगा।
ठीक है सर। परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक चेक फ्रॉम बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन। अगर आप पेमेंट करते हैं ड्राफ्ट बनवाने के लिए, बैंक में ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे 50,000 से ऊपर का, वो आपसे पैन कार्ड मांगेगा। अगर टाइम डिपॉजिट कराते हैं आप किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि कंपनी में या नॉन बैंकिंग एनबीएफसी में, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, एक बार में 50,000 से ज्यादा का है, या पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा का है, तो उस केस में आपको पैन देना पड़ेगा। पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट टू अ बैंकिंग कंपनी। अगर कोई भी प्रीपेड या फिर प्रीपेड पेमेंट या फिर इस टाइप की ईएमआई वगैरह आपने दिए और वो 50,000 रुपीज से एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एलआईसी का जो प्रीमियम होता है वो अगर आप पे कर रहे हैं और उसका एग्रीगेट एक साल में उसका एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर अपना देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं अदर देन शेयर्स के अलावा अगर आप कुछ खरीदते हैं और 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको पैन रिक्वायर्ड है। सेल और परचेज ऑफ एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड ऑक्शन, अनलिस्टेड शेयर का अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो उस केस में 1 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है, यू रिक्वायर अ पैन। सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं और 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस केस में आपको पैन रिक्वायर्ड है। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नेचर अदर देन स्पेसिफाइड, अगर गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं आप, 2 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ट्रांजेक्शन में 2 लाख से ज्यादा की कोई गुड्स ले लिया, कुछ सर्विस ले ली, यू नीड टू गिव योर पैन। ठीक। माइनर टू कोट पैन ऑफ पेरेंट और गार्जियन, माइनर अगर है और वो कुछ इस टाइप का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो पैन ले, वो क्या कर सकते हैं उस केस में, अपने गार्जियन जो है उनका पैन कोट कर सकते हैं, अपनी फादर मदर या फिर अपने गार्जियन का। ठीक है। डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट हैविंग पैन, अगर किसी का पैन नहीं है तो उसका एक फॉर्म 60 आता है सर। अब देखिए, मैंने बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता, मैंने बस एक ट्रांजेक्शन 4 साल में किया जिसमें पैन रिक्वायर्ड था बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स मैंने उसमें से एक ट्रांजेक्शन ऐसा किया, अदरवाइज मुझे पैन की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास पैन नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको जस्ट बिकॉज फॉर वन ट्रांजेक्शन यू नीड अ पैन नंबर, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म 60 आता है वो फिल करके दे सकते हैं कि आई डू नॉट हैव पैन और ये मेरी डिटेल्स हैं। अगर आपको पैन ही चाहिए था, पैन में होता क्या है, पैन इज एन आइडेंटिटी प्रूफ फॉर यू, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपकी डिटेल होती है, आपका एड्रेस होता है, आपका सब कुछ डिपार्टमेंट के पास रहता है, वो सारी चीजें। ठीक है ना, आपका फादर्स का नाम, ये सब कुछ रहता है। तो वो आप एक फॉर्म भर के दे दीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रांजेक्शन वी डू नॉट नीड यू टू गेट अ पैन नंबर फॉर योरसेल्फ, यू जस्ट फिल अप दिस फॉर्म और वो फॉर्म आप दे देंगे, तो उससे भी काम चल जाएगा। फॉर्म 60 होता है इसका नाम। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर बहुत बेसिक चीज़ें इनकम टैक्स मतलब पैन के बारे में, अगर आपको चेंज इन एड्रेस कराना है या फिर चेंज इन नेम या नेचर कराना है, तो उस केस में आप असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर सकते हैं, उस चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरी पर्सन हु रिसीव्स अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एनी ट्रांजेक्शन साइटेड अबव एंश्योर दैट पैन इज ड्यूली कोटेड इन द डॉक्यूमेंट, अगर इस टाइप का कुछ भी होता है तो उस केस में आपका पैन कोटेड होना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। ठीक है। अगर कोई आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है
तो उसे उसको आपको अपना पैन बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको उस टीडीएस का क्रेडिट मिल पाएगा। ठीक है, उसने तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया आपकी इनकम से लेकिन अब आप जब इनकम टैक्स भरेंगे, मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपीज आपकी इनकम टैक्स आ रहा है आपका, ठीक है, 1 लाख में से आपके एम्प्लॉयर ने आपका ऑलरेडी 50,000 का टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो अब जब आप टैक्स का रिटर्न भरेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे, तो क्या आप 1 लाख टैक्स पे करेंगे या फिर आप 50,000 ही बचा हुआ करेंगे? तो 50,000 आपके जो टीडीएस है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कैसे होगा? वो आपके पैन के थ्रू ही तो होगा, इसी से तो ट्रैकिंग होगी। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, ताकि वो जब अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करे तो उसमें आपका पैन नंबर लिख दे, ताकि आपको उसका क्रेडिट मिल पाए। जैसे जीएसटी में आप अपने जो जो भी कस्टमर होता है उसका, अगर B2B कस्टमर है तो उसका आप जीएसटी नंबर डालते हैं और उससे उसको आगे चल के वो बेनिफिट मिल पाता है, इनपुट टैक्स रेट फॉरवर्ड हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जहां पर आपको पैन वगैरह मेंशन करने हैं। ये आप पढ़ लेंगे, आई थिंक इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं। there's nothing which is extraordinary or something to be explained by me, so you can read it. The remaining points is nothing. As you have seen in the class, it's 4-5 points हैं, ये आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं from point number 10, 11 to 15. There's no point wasting time of the class in this. ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं, आधार की बात करते हैं। आधार नंबर, आधार में इनकम टैक्स का क्या काम? मैंडेटरी कोडिंग ऑफ आधार नंबर, आपने देखा होगा अभी एक वो चालू हुआ था कि आपको अपना पैन और आधार लिंक कराना पड़ेगा। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन एंड द डेट ऑफ पैन आधार लिंकेज इज बीइंग एक्सटेंडेड, और अभी भी वो लास्ट डेट एक्सटेंड ही हुई है, अभी फाइनल नहीं हुई कि हाँ ये डेट है इसके बाद नहीं एक्सटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। इट हैज बीन एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग बाय द डिपार्टमेंट, अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया, कोई पैन और आधार लिंक नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये यही है। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं आया तो आपको जो मैंडेटरी मतलब एनरोलमेंट आईडी है वो आपको मैंडेट राइट डाउन मतलब देना पड़ेगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर आधार नंबर। ठीक है जी, सो दिस आधार कॉन्सेप्ट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर। यूएस में क्या है, एक सबका एवरी सिटीजन हैज अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर में क्या होता है, एवरी पर्सन, अगर आपको किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया मिस्टर ए का, यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर ए, उसके इनकम टैक्स के रिटर्न, उसने कब गाड़ी खरीदी, कौन सी गाड़ियां उसके नाम पर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स कौन से हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी, दे आर ऑल लिंक टू द सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये एफबीआई के जो डायरेक्टर थे जे एडगर, उन्होंने स्टार्ट किया था, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, मतलब डायरेक्टर नहीं, he was the founder of FBI। ठीक है, so he invented the social security number। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है, if you want you can watch it। सो मिस्टर ए का पूरी ट्रैकिंग हो जाएगी। तो मिस्टर ए अगर आपसे झूठ बोलना चाहे, गवर्नमेंट से झूठ बोलना चाहे, नहीं बोल सकता। आपने सोशल सिक्योरिटी नंबर देखा, पूरी इंफॉर्मेशन मिस्टर ए के बारे में, इट विल बी ऑन टिप्स। जितना अच्छा ये सुनने में लगता है, जितना अच्छा इसके इम्प्लीकेशंस लगते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसका डेटा इंक्रिप्शन और डेटा प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव है। द डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड इट हैज टू बी सेफली केप्ट, राइट। तो उसके लिए क्या करा सर, उसके लिए आपको इसकी डेटा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे न्यूज में आया, और ये डेटा उनका प्रोटेक्टेड है एक्चुअली। हमारे न्यूज में आया कि आधार नंबर से जितना भी डेटा लिंक था, करोड़ों लोगों का वो डेटा किसी हैकर ने हैक कर लिया है, वो लीक हो चुका है। अब गवर्नमेंट मैंडेटरी तो बिल्कुल कर देती है कि आधार पे आप अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर दीजिए। फिंगरप्रिंट जैसी इंफॉर्मेशन है आधार पे, आप याद रखिएगा। आपका रेटिना स्कैन भी है, रेटिना स्कैन एंड फिंगरप्रिंट्स के सेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तभी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। रेटिना तो बोलते हैं सेम हो ही नहीं सकता। फिंगरप्रिंट एक बार को बोला है कि कुछ करोड़ों या कुछ बिलियंस पीपल में एक बार सेम हो सकता है, बट रेटिना कैन नॉट बी। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में, बट आधार का डेटा ही लीक हो गया। सो इट इज सच अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग गिवन टू द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इवन प्रोटेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, इट इज बीइंग लीक्ड। सो वही बात है।
तो ये वही बता रहे हैं कि आधार और पैन के लिंकेज की जो डेट है वो एक्सटेंड करते गए तो वो एक्सटेंड होती गई है सर। Consequences of failure or to intimate Aadhaar number. If a person fails to intimate Aadhaar number, the permanent account number allotted to him shall be made inoperative. अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव कर देंगे, इनवैलिड मान दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कराना जरूरी है, लेकिन डेट एक्सटेंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्संस और क्लास ऑफ पर्सन, ये जो प्रोविजंस है कुछ लोगों पर नहीं लगेंगे, उसे गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर भी दिया है। वो क्या है, अगर कोई असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रह रहा है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। कोई अगर नॉन रेजिडेंट है इनकम टैक्स के हिसाब से तो उस पर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगर पर्सन 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, उस पर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। या फिर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उस पर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। दे डू नॉट हैव टू लिंक आधार विद पैन। सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, तो ये क्या है सर, ये मैं आपको ब्रॉड वे में बता देता हूँ। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर इज नथिंग बट गवर्नमेंट ने अपने ही कुछ लोगों को एक सर्टिफिकेट कोर्स टाइप का करा दिया था, और गवर्नमेंट ने बोला था आप इस कोर्स को पास कीजिए, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप लोगों के रिटर्न भर सके। तो ये जब आप पास कर लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको, मतलब डिपार्टमेंट आपको एनरोल कर लेता है, और फिर एक ऑथराइज पर्सन बन जाते हैं फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट आपकी गारंटी ले लेता है कि हाँ ये पर्सन है, ये रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, इतना कि ये आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए चालू किया था सो दैट एवरीबडी कैन हैव एक्सेस टू पीपल हु कैन फाइल रिटर्न, ठीक है। तो उसके सेक्शन के बारे में बात हो रही है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कब कब आप टीआरपी से रिटर्न भरवा सकते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है सर। This section provides that for the purpose of enabling any specified class or class of person to prepare and furnish their tax returns of income, CDBDT may notify a scheme to provide such person may furnish their return of income through TRP. तो उन्होंने एक स्कीम चला दी कि आप इसके थ्रू, इन लोगों के थ्रू आप रिटर्न ऑफ इनकम अपना फाइल कर सकते हैं। टीआरपी क्या करेगा, टीआरपी असिस्ट करेगा उन लोगों को अपना रिटर्न फर्निश करने में। इन अ मैनर इट विल बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम एंड शैल ऑल्सो अफिक्स हिज सिग्नेचर ऑन सच रिटर्न, वो अपने सिग्नेचर भी करेगा उस रिटर्न पर ताकि पता चल जाए कि किस टीआरपी ने रिटर्न फाइल किया। टीआरपी होता कौन है, ही मीन्स एन इंडिविजुअल अदर देन एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक within which the assessee maintains a current account or has other regular dealings. तो यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि टीआरपी कौन हो सकता है, यहाँ पर ये बता रहे हैं टीआरपी कौन नहीं हो सकता। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है या फिर आपकी फ्रीक्वेंट डीलिंग है तो वो पर्सन आपका टीआरपी नहीं हो सकता, उस बैंक का कोई भी ऑफिसर आपका टीआरपी नहीं हो सकता। एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट इन इंडिया, तो लॉयर कैन नॉट बी अ टीआरपी। मतलब क्या लॉयर रिटर्न नहीं फाइल कर सकते? कर सकते हैं, एडवोकेट्स रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत सारे करते हैं, वो कर सकते हैं, वो टीआरपी नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पावर है कि वो हाँ रिटर्न फाइल कर देते हैं और लोग उनसे फाइल कराते ही हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी अ टीआरपी, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीआरपी बनने की क्या जरूरत है, आप बताइए। एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास और क्लास ऑफ पर्सन, ये लिखा हुआ है ताकि आगे चल के किसी को नोटिफाई करना हो तो नोटिफाई कर दें, ठीक है। ये देखिए सर, यहाँ पर क्या बोल दिया, स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन for this purpose means any person other than a company or a person whose accounts are required to be audited under 44AB. अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट होना है सेक्शन 44AB में, तो आप किसी टीआरपी से रिटर्न नहीं भरवा सकते। अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट होना है तो आप टीआरपी से रिटर्न नहीं भरवा सकते, वो आपको किसी और से भरवाने पड़ेंगे। The scheme notified under the said section may provide for the following.
द मैनर इन विच एंड द पीरियड फॉर विच द टीआरपी शैल बी ऑथराइज। इसमें ये बताएंगे कि एक पर्सन को हमने टीआरपी अगर सर्टिफिकेट दे दिया कि यस यू आर टीआरपी, तो कितने टाइम तक वो टीआरपी बना रह सकता है, कितनी क्या एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, क्या ड्यूटीज और क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जब ऑथराइजेशन दिया जाएगा, और क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जब उससे ऑथराइजेशन उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा, दैट यू आर नो लॉन्गर अ टीआरपी। अदर रेलेवेंट मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम। अब ये सब आपको रियली मतलब मैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद टीचिंग इट, but I'm just surprised that I don't know why you need to know all this. There are hundreds and hundreds of more important things that you could or you should have learned instead of this. So anyways, it's in your course, so I'm teaching you, but I don't understand why this is there. Anyways, now, sir, एक चीज और समझिए, important. आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूं, द रिटर्न यू आर फाइलिंग इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन। That is why it was considered to be a self assessment also. आप खुद असेस करके दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या होती है सर, एक छोटा सा एक प्रोसीजर और ऐड कर दिया इन्होंने, बोला जो रिटर्न आप फाइल करेंगे ना, उसे आप फाइल करेंगे, उसके बाद उस रिटर्न को आप वेरीफाई करेंगे कि यस ये रिटर्न मैंने ही फाइल किया है। अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी ये जरूरत है, फाइल तो जिसके पास भी आपका आईडी और पासवर्ड है वो कर सकता है। मतलब हो सकता है आपका आईडी पासवर्ड आपके सीए के पास हो, आपके एडवोकेट के पास हो, आपके मैनेजर के पास हो, तो दे ऑल दीज पीपल कैन फाइल योर रिटर्न एट एनी टाइम। दे हैव द एक्सेस टू योर इनकम टैक्स अकाउंट, जो आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका अकाउंट है, उस पर उनका एक्सेस है, इन लोगों का है ना, एक्सेस तो है। तो ये कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ भी भर सकते हैं सर, कुछ भी क्यों भरेंगे? आई एम जस्ट सेइंग इफ दे वांट टू, वैसे मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो करेंगे ऐसा, बट इफ दे वांट टू कैन दे डू इट? यस, दैट इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा आपके आईडी से, लेकिन एक वेरिफिकेशन पेंडिंग रहता है। ये वेरिफिकेशन पेंडिंग कैसे होता है? एक ITR V करके एक्नॉलेजमेंट निकलता है कि उसमें बस बहुत मिनिमम माइन्यूट डिटेल्स होती हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शंस कितने थे, टैक्स कितना बना, बस ये सारी चीजें होती हैं। 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसे आपको प्रिंट आउट निकालना है, उस पर आपको साइन करने हैं, और आपको CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सिस्टम है इनकम टैक्स का, वहां आपको बैंगलोर में उनके ऑफिस पर उसे भेज देना है, पोस्ट कर देना है, उससे आपका रिटर्न वेरीफाई कंसिडर कर लिया जाएगा। Your return will be considered to be verified. ये पुराना प्रोसेस है, there is another alternate way in these days. वो alternate way है सर, काफी सारे हैं, एक नहीं काफी सारे हैं। आपके पास आधार नंबर पे आपका एक मोबाइल पर OTP आ जाता है, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, तो आधार पे आपका OTP आ जाता है, तो आप OTP से भी वेरीफाई कर सकते हैं दैट दिस इज मी। ये लोग आपका रिटर्न तो फाइल कर देंगे सर, लेकिन क्या आपके मोबाइल से OTP भी निकाल कर ले जाएंगे क्या? ये तो नहीं कर सकते। सो द वेरिफिकेशन कुड बी डन थ्रू दिस। आपकी अगर नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी आपका रिटर्न फाइल हो सकता है। ठीक है, वेरीफाई हो सकता है, रिटर्न फाइल नहीं वेरीफाई हो सकता है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। अब बात ये आ रही है, हमें पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है कि कौन, हु ऑल आर ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न। अब जैसे आपके केस में तो आप वेरीफाई कर देंगे,
लेकिन अगर कोई कंपनी है तो उस केस में कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में कौन करेगा. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो, तो एवरी पीपल विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस और हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन आपके बिहाफ पर रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है. आप तो खुद कर ही सकते हैं, कोई और भी कर सकता है. इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड एंड इन सब में. तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन करेगा. अगर इंडिविजुअल इंडिया से बाहर है तो या तो खुद कर दे या फिर आपने किसी को ऑथराइज किया है वो कर दे. किसी को भी आप ऑथराइज कर सकते हैं. वेयर ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड, अगर आप मेंटली केपेबल नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए तो उस केस में कौन करेगा, या तो उनका कोई गार्जियन करेगा या फिर जो कोई अदर पर्सन कॉम्पिटेंट है उनके बिहाफ पर फाइल करने के लिए, क्योंकि आप खुद तो नहीं कर सकते. ठीक. Where for any other reason it is not possible for individual to verify the return. कोई भी रीजन हुआ अगर उसकी वजह से इंडिविजुअल नहीं कर सकता तो इंडिविजुअल ने जैसे भी ऑथराइज किया होगा, कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है. आप खुद कर सकते हैं. आप अगर किसी कंपनी की बात करूं तो डायरेक्टर्स कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो कोई भी पार्टनर कर सकता है. तो इससे कुछ हार्ड एंड फास्ट इतना वो नहीं है, लेकिन पढ़ना है हमें. और इनके अलावा कोई सर्कमस्टांस है तो सिर्फ इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता कोई. मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ कवर हो जाएगी. ठीक है सर, आगे चलते हैं. एच के केस में क्या होगा. अच्छा, जब भी आप किसी पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए आपकी, आपने साइन करके उसे देनी चाहिए, तभी जाके उसे आपका ऑथराइज्ड पर्सन माना जाएगा. ठीक है. अगर कर्ता एब्सेंट है इंडिया से तो एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द एच. अगर कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसके लिए एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एच. अगर इन दोनों के अलावा कोई भी केस है तो उस सारे केस में कर्ता ही फाइल करेगा. कंपनी के केस में सर, unavoidable reason such managing director is not able to verify the return. अगर कोई ऐसा वैसे तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा सारे सर्कमस्टांसेस में, लेकिन कोई ऐसा अनअवॉइडेबल रीजन है जिसकी वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पा रहा या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है कंपनी में, कोई भी डायरेक्टर फाइल कर सकता है. वेयर द कंपनी इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो उसमें जिस भी पर्सन के पास पावर ऑफ अटर्नी है उस कंपनी की वो फाइल कर सकता है. कंपनी बंद हो गई है सर, या फिर बंद होने के प्रोसेस में है, या फिर ट्रिब्यूनल ने या कंपनी ने एक कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया है, तो उस केस में कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न? लिक्विडेटर. वेयर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी टेक ओवर कर ली है, तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट के केस में एक प्रिंसिपल ऑफिसर असाइन हो जाता है, तो वो रिटर्न वेरीफाई कर देगा. वेयर एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, अगर इस टाइप का कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, उस केस में अगर आपका रेजोल्यूशन और वो सब चल रहा है, ये एक नया है आईबीसी, ये बहुत फेमस हो रहा है आजकल, इसमें काफी लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं. एक ये है और एक रेरा एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों काफी चल रहे हैं आज के डेट में, लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स देम. तो उसमें जो प्रोफेशनल अपॉइंट होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, वो पर्सन आपका रिटर्न वेरीफाई कर सकता है. अगर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें मैनेजिंग पार्टनर जो होगा फर्म का वो वेरीफाई कर सकता है.
अगर किसी रीजन से, अनअवॉइडेबल रीजन से मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई नहीं कर पा रहा तो कोई और पार्टनर कर देगा। अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है तो भी कोई और पार्टनर कर देगा। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जैसे काम दिया है कि आपको ये काम करना है, इस चीज के लिए डेजिग्नेट करा हुआ है उसे, वो फाइल कर सकता है। अगर किसी अनअवॉइडेबल रीजन से वो डेजिग्नेटेड पार्टनर फाइल नहीं कर पा रहा है या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं है तो कोई और पार्टनर कर देगा। लोकल अथॉरिटी के केस में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया तो उसमें अगेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, अपॉइंटेड होता है कि आप ही फाइल करेंगे तो वो फाइल कर देगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उस पार्टी का, वो फाइल करता है। कोई और टाइप की एसोसिएशन है तो कोई भी मेंबर फाइल कर सकता है। कोई और टाइप का पर्सन है तो उसमें जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट होता है रिटर्न फाइल करने के लिए वो फाइल कर सकता है। ठीक है, last section of this chapter and we are going to finish this chapter today. Let us see what this is. This is last but not the least. This is also important. Self assessment. मैं आपको अभी तक बताते जा रहा हूँ self assessment. Now we are going to see what is self assessment. Payment of tax, interest, fees before furnishing the return of income. सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या आता है? सर आपको आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग टैक्स है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या क्या इसमें कंसिडर करना है, जितना आपकी आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जितना टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट हो चुका है, जितना टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर सेक्शन 89 में जो आपको रिलीफ मिला था, मैंने आपको बताया था, वो माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई और क्रेडिट है आपका तो आपको वो माइनस करके उसके बाद जो भी आपका फाइनल टैक्स अमाउंट बन रहा है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी फाइनल इंटरेस्ट बन रहा है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कोई पेनल्टी बन रही है तो उसका पेमेंट आपको करना। आपको उस रिटर्न के साथ अपना एक प्रूफ भी लगाना पड़ेगा कि इस टैक्स, इंटरेस्ट और फीस का प्रूफ ये रहा कि ये टैक्स में पे कर चुका हूँ, ये इंटरेस्ट में पे कर चुका हूँ, ये फीस में पे कर चुका हूँ। जनरली वो प्रूफ क्या होता है? आपका चालान होता है जिससे आप पे करते हैं। Order of adjustment of amount paid by the assessee. Where the amount paid by the assessee under section 141 falls short. कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे असेसमेंट में कुछ गलती हो गई, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिपार्टमेंट आपको पनिश नहीं करता। उसके लिए डिपार्टमेंट एक डिमांड नोटिस भेज देता है कि सर आपने जो टैक्स भरा था वो आपने 1 लाख रुपीज का भरा था, हमारे हिसाब से वो टैक्स 1,10,000 का है, तो प्लीज आप बाकी के रिमेनिंग 10,000 पे करने का कष्ट करें। ठीक है, तो वो आप पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये किस लिए है। तो ये सेल्फ असेसमेंट में आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप इंटरेस्ट असेस करें अपना, कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कब लगता है 2434 ए? जब आप लेट फाइलिंग करते हैं रिटर्न की। और आपको जब ये आप फाइलिंग कर रहे हैं और जब 234 ए का इंटरेस्ट लग रहा है, उस केस में आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कितना इंटरेस्ट पेबल है वो उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा पूरा। उस टैक्स में से आप एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, टीडीएस माइनस करेंगे, रिलीफ माइनस करेंगे। दिस ऑल हैज बीन डन ऑलरेडी, तो ये तो पता ही है ना। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 भी, अब ये देखिए 234 भी का इंटरेस्ट पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर दे दिया। ठीक है ना, तो ये हम अभी पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस आप अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको 234 बी का इंटरेस्ट भी यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप पे कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और फीस। अगर आप इंटरेस्ट टैक्स पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में या फीस पे करने में फेल हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा? ही शैल बी डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाए। असेसी इन डिफॉल्ट से क्या होता है? सर जेल भेज देते हैं, क्या करते हैं? मतलब कुछ नहीं सर, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर आपसे सच टैक्स, इंटरेस्ट और फीस कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट अपने एफर्ट्स लगाएगा, और कुछ भी करके डिपार्टमेंट आपसे
टैक्स, इंटरेस्ट और फीस कलेक्ट करके ही रहेगा। ठीक है सर। So this is the end of the chapter of assessment and return filing. अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर कवर करेंगे दैट विल बी TDS, TCS, एडवांस टैक्स। Maximum I will try to finish it in one class, but I think one class is not going to be enough. I'll finish it in 2 classes. तो आपका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा विच इज सैलरी। दिस विल टेक 3 क्लासेस। सो आपकी क्लासेस सिर्फ 4 क्लासेस या 5 क्लासेस आपकी बची हुई हैं। इफ सम स्टूडेंट्स, आई थिंक जब तक ये मैं बोलूँगा तब तक तो आप काफ़ी 2 दिन बाद होगा ये काम। तो एनीवेज ये मैं आपको मैसेज वैसे ही बता दूंगा। अगर किसी को लग रहा है कि क्लास लेट हो रही है या फिर ऐसा कुछ है तो आप अपनी जो भी आपको बात की क्लासेस हैं, इसके आगे जो क्लासेस आपको लेनी है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस जब तक एक्यूमुलेट हो जाएंगी 3-4 आप इकट्ठी उसके बाद देख लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डू नॉट डिले योर शेड्यूल बिकॉज ऑफ टैक्स। टैक्स खत्म होने वाला है, 3-4 क्लासेस बची हुई है। बट इन केस यू वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट और चैप्टर, सेकंड ग्रुप का कोई सब्जेक्ट या चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, यू स्टार्ट। डोंट वेट फॉर माई क्लास टू एंड, क्योंकि ज्यादा बची नहीं है। आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपना शेड्यूल मत खराब कीजिए। आप टैक्स की जगह उस जो टाइम स्लॉट है टैक्स का उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है ना। चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।